हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में देखेंगे। और एक बात और जान लीजिए कि अगर आप इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देयर आर सिचुएशंस व्हेन अ पर्सन मे बी लायबल फॉर द सम हार्म इवन थ्रो ही इज नॉट नेग्लिजेंट कॉजिंग द सेम। कह रहा है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई व्यक्ति जो है कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहता है किसी को, लेकिन वो फिर भी नेग्लिजेंटली करता है और देयर इज नो इंटेंशन टू कॉज द हार्म, उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है। और समटाइम्स ही मेड सम पॉजिटिव एफर्ट्स टू अवॉइड द सेम, और कभी कभी क्या होता है उसको वो रोकने की पूरी कोशिश भी करता है लेकिन वो फिर भी जो है नहीं रोक पाता है। तो इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं समटाइम्स द लॉ रिकॉग्नाइज नो फॉल्ट लायबिलिटी। तो कभी कभी लॉ जो है इसको नो फॉल्ट लायबिलिटी के तौर पर देखता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, ये एक एक्सीडेंटली हुआ था। इन दिस कनेक्शन लेट डाउन देयर आर टू केसेस। इन सारे बातों में दो चीज सामने आती है। पहला, ए डिसीजन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन रिलायंस वर्सेस फीचर्स, और दूसरा जो है सेकेंड डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ दो केस की बात की गई है। पहला जो है रिलायंस वर्सेज फ्लीचर का केस था, और दूसरा जो है एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। किस केस में क्या कहा गया था हम लोग आगे देखेंगे। द रूल्स लेड डाउन द इन रिलायंस वर्सेज फ्लीचर इज जनरली नोन एज रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में कहाँ बताया गया था, तो रिलायंस वर्सेज फ्लीचर केस में। वही जो है एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या बताया गया था, तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में। while formulating in the rule of MC Mehta versus Union of India, the Supreme Court itself termed the liability recognized in the case of absolute liability। तो हम लोग क्या देखें कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जो है रिलायंस वर्सेज फ्यूचर के केस में बताया गया था, और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया था। रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब हम लोग रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में देखते हैं। इट हैज बीन नोटेड अबव दैट इन रिलायंस वर्सेज फ्लीचर in 1868 the house of lord laid down that rule recognizing no fault liability। कह रहा है रिलायंस वर्सेज फ्लीचर के केस में जो लॉर्ड थे वो क्या रिकॉग्नाइज किए थे लॉ के, नो फॉल्ट लाइबिलिटी के बारे में। द लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, उसी लाइबिलिटी नो फॉल्ट लाइबिलिटी को ही रिकॉग्नाइज किया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के तौर पर भी। अर्थात इवन इफ डिफेंडेंट वाज नॉट नेग्लिजेंट और रादर इवन इफ डिफेंडेंट डिड नॉट इंटेंशनली कॉज द हार्म और ही वाज केयरफुल। कह रहा है कि डिफेंडेंट जो उसका कोई इंटेंशन नहीं रहा हो किसी को हार्म पहुंचाने का, वो बहुत सावधानी पूर्वक भी रहा हो, लेकिन फिर भी क्या होगा, उस नेग्लिजेंट के लिए जो होगा वो लायबल होगा। अब हम लोग रिलायंस वर्सेस फ्यूचर का केस देखते हैं। द डिफेंडेंट गॉट ए रिजर्वर कंस्ट्रक्टेड। एक डिफेंडेंट जो होता है वो एक रिजर्वर जो क्या कंस्ट्रक्ट करवाता है, किससे, एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से, ओवर हिज लैंड। कहा वो अपने जमीन पर, फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू हिज मिल, अपने मिल में पानी प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या कर रहा है डिफेंडेंट जो होता है अपने मिल में पानी प्रोवाइड करने के लिए एक क्या बनवाता है, वो एक रिजर्वर बनवाता है। देर वॉज ओल्ड डिस्कस शाफ्ट अंडर द साइट ऑफ रिजर्वर विच द कॉन्ट्रैक्टर्स फेल टू ऑब्जर्व। कह रहा है कि उसमें जो है क्या होता है, हो जाता है वो पुराना हो जाता है, और उसको जो है जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सही से नहीं देख रेख करता है, और जिसके कारण क्या होता है उसमें एक ब्लॉक आ जाता है। when the water was filled in reservoir the it brushed through the shafts and flooded। तो क्या होता है जब उसमें पानी भरा जाता है तो वो क्या कर जाता है, वो ब्रश कर जाता है, और उससे क्या हो जाता है पानी जो है सारी तरफ फैल जाता है। द प्लेंटिव कोल्स माइंस ऑन एडजॉइनिंग लैंड, और उसी के सटे हुए में जमीन में क्या होता है, एक प्लेंटिव जो होता है उसके कोयले के माइंस का बिजनेस होता है। The defendant did not know the shafts and had not been negligent he was liable। कह रहा है कि वो जो डैम फटा उसके लिए वो लाइबल नहीं था, लेकिन डिफेंडेंट का जो लॉस हुआ उसके लिए वो लाइबल होगा, क्योंकि उसे जो है अपनी जो भी उसे डैम था उसको वो सही से उसको करना चाहिए था। According to this rule, if the person brings on his land and keeps there any dangerous thing। कह रहा है कि इस रूल के अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति जो है अपने जमीन में कोई डेंजरस चीज रखता है, कोई डेंजरस वस्तु रखता है, the liability arises not because there was any fault or negligence on the part of the person but because he kept the some dangerous thing
in his land and same except from there and caused damage, since in such case liability arises even without any negligence on the part of defendant। कह रहा है कि इसमें जो है डिफेंडेंट जो होता है कोई डेंजरस चीज रखता है, वो चाहे कितनी भी सावधानी से रखे, लेकिन अगर वो मान लीजिए वहां से बाहर चला जाता है और किसी को भी हार्म पहुंचाता है, तो उसके लिए क्या होगा, वो लायबल होगा। और इसी को रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के इसेंशियल्स क्या क्या है। कब हम लोग जानेंगे कि जो ये है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर आएगा। सम डेंजरस थिंग्स मस्ट हैव बीन थ्रो बाय अ पर्सन ऑन हिज लैंड। वो अपने जमीन में कोई भी डेंजरस चीज रखता है, अगर the thing thus brought or kept by person on his land must escape। अगर वो अपने अपने ही जमीन में क्या करता है, कुछ रखता है और वो वहां से वो निकल जाता है, बाहर चला जाता है। इट मस्ट बी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। और वो क्या होना चाहिए, नॉन नेचुरल चीज जो है होना चाहिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि डेंजरस थिंग में क्या क्या आता है, क्या क्या डेंजरस थिंग्स वो नहीं रख सकता। डेंजरस थिंग्स अर्थात थिंग्स लाइकली टू डू मिसचिफ इफ इट्स, कह रहा है कि डेंजरस थिंग से मतलब है कि ऐसा चीज अगर वो चला गया बाहर या फिर उससे किसी को मिसचिफ हानि पहुंच सकती है। जैसे कि लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी को एक जगह रिजर्व करके रखना, या फिर गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, vibration, you trees, swage, flagpole, explosives, noxious flames and rusty wires। तो ये सारे चीज होते हैं डेंजरस थिंग में आते हैं। एस्केप, the thing causing the damage must escape to the area outside the occupation and control of the defendant। इफ देयर वाज नो एस्केप देयर वाज नो लाइबिलिटी अंडर दिस रूल। कह रहा है कि इसमें जो एस्केप का मतलब ये होता है कि अगर डिफेंडेंट मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने एरिया में करता है, लेकिन वो किसी भी कारण से उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है, वो उसके ऑक्यूपेशन एरिया से बाहर चला जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, वो लाइबल होगा। लेकिन वही अगर वो नहीं जाता है तो उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, अब लैंड का नॉन नेचुरल यूज कैसा होता है चलिए जानते हैं। इट मस्ट बी सम स्पेशल यूज ब्रिंगिंग विथ इंक्रीज डेंजर टू अदर्स। करा कि वो अपने जमीन में कुछ ऐसा चीज उगा रहा है, वैसा चीज कोई कर रहा है जिससे कि दूसरों को हानि पहुंच सकती है। एंड मस्ट नॉट मेयरली बाय ऑर्डिनरी यूज ऑफ लैंड और सच अ यूज एज प्रॉपर फॉर जनरल बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। कह रहा है कि वो कुछ ऐसा यूज कर रहा होगा जो कि नॉर्मली लोग यूज नहीं करता है। जैसे क्या देखते हैं, ग्रोइंग ऑफ पॉइजनस ट्री इज अननेचुरल यूज। अब कोई जहरीला पदार्थ जो है घर में हम उगा रहे हैं, वो जो है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कहलाएगा। एक्ट डन बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, generally an employer is not liable for the wrongful act done by an independent contractor। कह रहा है कि नॉर्मली जो हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे हैं कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया कार्य जो होता है उसके लिए कोई एम्प्लॉयर जो होता है वो लायबल नहीं होता है। लेकिन बट देयर इज नो डिफेंस टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल दैट एक्ट कॉजिंग डैमेज हैज बीन डन बाय एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन वहीं अगर रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई हो रहा हो तो क्या होगा, एम्प्लॉयर को कोई भी जो है रिलीफ नहीं मिलेगा, उसके लिए वो भी जिम्मेदार होगा। चलिए जानते हैं कि इस सारे वीडियो को कॉपी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें और फ्री क्रोम ब्राउजर में जाके ओपन करें और वहां जो है लॉन्ग प्रेस करके ओपन करें। उसके बाद वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी सेव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।